उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत है आपका जीएस कैपिटल सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, यूपीपीसीएस और आरओ दो परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं और इन दोनों परीक्षाओं में पॉलिटी से दो तीन टॉपिक हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हर बार जो इनके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक तो पंचायती राज, दूसरे डीपीएसपी, ठीक है, मूल अधिकार। तो इन सबसे मिलते ही मिलते क्वेश्चन हैं। तो आइए हम जो इनमें से एक डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को आज देखते हैं। हम इसको संपूर्ण कवर करेंगे और अगर कोई क्वेश्चन बनता है नीति निर्देशक तत्वों से तो वो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या है कि 36 से 51 यानी कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इनका वर्णन किया गया है। ठीक है, देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व वह आदर्श हैं। ये थोड़ा सा सैद्धांतिक, थोड़ा सा थ्योरिकल है, हम देख रहे हैं। आप लोग देखिए, जिन्हें राज्य को नीतियाँ बनाते समय और विधि बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में भी मिलते जुलते हैं। मतलब ये 1935 में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन टॉपिक था उससे ये जो नीति निर्देशक तत्व ये मिलते जुलते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार हमने आयरिश संविधान से लिया। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आयरिश संविधान से लिया। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि कहाँ से लिया गया, आयरिश संविधान से। और आयरिश ने उसे स्पेनिश संविधान से लिया। ठीक है, तो ये भी कभी क्वेश्चन बनता है तो आयरलैंड ने कहाँ से लिया, स्पेन से लिया। तो ये देखो क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इन सिद्धांतों को भारतीय संविधान के अद्वितीय विशेषाधिकार के रूप में वर्णित किया। अब ये भी क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है, कि नीति निर्देशक तत्वों को अद्वितीय विशेषाधिकार की संज्ञा किसने दी, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दी। या अम्बेडकर जी ने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या कहा। ठीक है, मौलिक अधिकारों के साथ साथ नीति निर्देशक सिद्धांतों में संविधान का दर्शन समाहित है। ठीक है, इसमें संविधान का दर्शन समाहित है और यह संविधान की आत्मा है। ठीक, संविधान की आत्मा। देखिए, संविधान की आत्मा उन जो आर्टिकल्स को कहा जाता है जो आर्टिकल्स जान होते हैं संविधान की। मतलब मेरे कहने का मतलब कोर होते हैं। पर निर्देशक तत्व है, मूल अधिकार है, ये सब चीज़ें जो ऐसी हैं जो एकदम ज़रूरी ही हैं। ठीक है, फिर लिखा है संविधान में निर्देशक सिद्धांतों का कोई वर्गीकरण नहीं है। हालांकि उनकी सामग्री और दिशा के आधार पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में विभाजित किया गया। देखो, ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कि समाजवादी प्रकृति के कौन से सिद्धांत हैं, कौन से गांधीवादी प्रकृति के हैं और कौन से उदार बौद्धिक प्रकृति के हैं। तो इसको भी समझ लेना, हम इस पर आगे बात कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बात करेंगे समाजवादी सिद्धांत के। इन्होंने एक लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य की रूपरेखा तैयार की है। जो समाजवादी सिद्धांत के हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। इनका लक्ष्य सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना है और कल्याणकारी राज्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त करना है। ठीक, तो समाजवादी सिद्धांत का उद्देश्य क्या है, तो हम ये कह सकते हैं, कभी कोई क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है, तो सामाजिक आर्थिक न्याय प्रदान करना और कल्याणकारी राज्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त करना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल 38, इससे पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 36 को। ठीक है, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। कहा जाता है ना कि राज्य ऐसा करेगा, तो राज्य कौन कौन से हैं, राज्य की परिभाषा क्या है, ये आर्टिकल 36 में दी गई है। आर्टिकल 37 में है कि ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। क्या, वाद योग्य नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। जैसे मूल अधिकार को आप न्यायालय में उसके हनन होने पे न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या आता है कि डीपीएसपी यानी कि नीति निर्देशक जो सिद्धांत के हनन होने पे या पूर्ण नहीं होने पे आप न्यायालय नहीं जा सकते, क्योंकि ये संविधान में साफ साफ लिखा है, ये राज्य की इच्छा पे निर्भर करते हैं। यदि राज्यों के पास, जो राज्य से मतलब यहाँ पे देश से होता है, संस्था से होता है और स्टेट से भी होता है, यदि इनके पास समुचित संसाधन हैं, ठीक है, और व्यवस्था है और संयोग है, तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत पे काम करेंगे। बाध्य नहीं है। जब बाध्य नहीं है तो आप इसके लिए वाद यानी कि न्यायालय को नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो 36 और 37 की कहानी ये हो गई। अब हम बात करते हैं 38 की ओर बढ़ते हैं। और देखिए 38 में क्या कहा गया है, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। सीधे सीधे 4 जो आर्टिकल देंगे और 4 यहाँ पे आपको देंगे कि जो किस में कौन है। ठीक, तो बात करें 38 की, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय क्या है इसमें, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 38 में है। द्वारा व्याप्त सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना और आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों की समानताओं को कम करना। सॉरी, गलत कह गए हम, अवसरों की असमानताओं को कम करना। ठीक है, अब देखिए सीधे सीधे आता है कि 38 में क्या है, तो क्या है, अवसरों में जो असमानताएं हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से वो कम करना, यानी कि सबको समान अवसर मिले, हम यहाँ पे कह सकते हैं। ठीक है, कल्याण को बढ़ावा देना। तो ये हो गया जो आर्टिकल 38। अब बात करते हैं 39 की। 39 में क्या है, सभी नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार, यानी कि आजीविका के पर्याप्त
साधन हैं इन तक सबकी पहुँच हो, ये आर्टिकल 39 सुनिश्चित करेगा। 39 में कौन सा का, अब 39 का खा देखेंगे तो जनहित में समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण। ठीक है, अगर समुदाय में कोई भौतिक संसाधन है तो उनमें जो बिना किसी भेदभाव के सभी तक जो उनकी पहुंच होना सुनिश्चित कराएगा। कौन? 39 का खा। ठीक है, अब 39 का गया तरीका, धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम। कि ये कह रहे हैं कि धन और उत्पादन के जो साधन हैं वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में, एक संस्था के हाथ में ना रहे, उन पे समान अधिकार हो, उनका विकेंद्रीकरण हो। ये आर्टिकल 39 गा बता रहा है। 39 घा क्या कह रहा है? पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे ए कर दीजिए, यहाँ पे बी कर दीजिए, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी। तो 39 डी में क्या है? पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। देखिए, वैसे तो प्रायः क्या करते हैं कि 39 में है ना ये सब चीज़ें, तो सिर्फ 39 को लिखते हैं और जो इनमें से किसी एक चीज़ को यहाँ लिख देते हैं। ए बी सी डी अभी बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जा रही हैं, मतलब जो उसके अंतर्गत, लेकिन फिर भी आपको याद कर लेना है। तो वैसे क्या होता है, मतलब जो मोटे मोटे नोट्स बनते हैं तो उनमें सिर्फ जो 39 में क्या लिखते हैं? समान कार्य के लिए समान वेतन, है ना। लेकिन ये 39 में ये 6 चीज़ें हैं। तो 39 डी में क्या है? पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर 39 ई में क्या है, मतलब यहाँ पे ड़ा में क्या है? जबरन दुर्व्यवहार के विरुद्ध श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य और अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, किसी के साथ कोई जबरन कोई व्यवहार नहीं कर सकता है। श्रमिकों और बच्चों के स्वास्थ्य, देखो क्या होता है, जब जहाँ पे मजदूर काम कर रहे होते हैं, श्रमिक काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे राज्य उनके बच्चों के लिए और उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था समुचित तरीके से करेगा। लेकिन कब? जब संसाधन पर्याप्त होंगे, क्योंकि ये नीति निषेध सिद्धांत के अंतर्गत है। नंबर अब एफ देखते हैं कि चा में बच्चों के स्वास्थ्य विकास पर अवसर। तो देखिए, यहाँ से आपको 39 में एक तो ये समान कार्य के लिए समान वेतन, ये बहुत मोस्ट है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, और ये जो दो हैं, आजीविका के पर्याप्त संसाधन यानी कि साधन, और ये धन और उत्पादन के साधनों के संकेंद्रण की रोकथाम। ठीक है, ये यहाँ पे मोस्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। अब बात करेंगे 39, ये इतने तो थे ही। अब 39 का समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ठीक है, देखिए मैंने एक बात कही, वो थोड़ा सा मुझसे मैं कंफ्यूज हो गया। 39 में है ना, 39 जो आर्टिकल 39 में ही ये इतने प्रावधान हैं। ठीक, 39 का यानी कि 39 का जो ए है वो अलग है, वो ये यहाँ पे है 39 का ए, 39 के अंतर्गत ही ये इतने सारे हैं। ठीक, तो समान कार्य के लिए समान वेतन, ये मुख्यतः यहाँ से पूछा जाता है। फिर 39 का में क्या है? समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ये बहुत मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। 39 का में विधिक निःशुल्क सहायता प्रदान करना, यानी कि अगर कोई वाद होता है आपका, आपको वकील सरकार की तरफ से निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, क्योंकि सरकारी वकील होते हैं ना, वही लड़ते हैं। ठीक, तो ये वहीं से कहा गया है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं 41 में। तो ये मत कहना कि 40 कहाँ गया, क्योंकि हम पढ़ के आ रहे हैं समाजवादी सिद्धांत, 40 भी आएगा। तो 41 में देखते हैं बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और विकलांगता के मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार सुरक्षित रखना। ठीक है, कोई बेरोजगार है या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, किसी को बीमारी है, कोई विकलांग है, तो इनको दृष्टिगत रखते हुए काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करने का जो अधिकार कहाँ से मिलता है आपको? 41 से मिलता है, ध्यान रखना। 42 में क्या है? काम की उचित और मानवोचित स्थिति और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना। बहुत मोस्ट है ये। यहाँ पे कह रहा है कि काम जहाँ पे हो, कम से कम वहाँ पे समुचित संसाधन, वहाँ पे काम करने की दशा होनी चाहिए। तो क्या लिखा है? मानवोचित। मानवोचित का जो मतलब ये है कि जैसे क्या होता है, गहरी गहरी खानों में मजदूरों को उतार दिया गया, कितने भी जो हादसे जो हो गए, तो राज्य कोशिश करेगा कि वहाँ पर मानवोचित कम से कम दशाएँ तो हों, स्थितियाँ तो हों। और मातृत्व राहत का मतलब यह है कि अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो उनके साथ में बच्चे होंगे और बच्चों की देख रेख के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये आर्टिकल 42 कहता है। लेकिन ध्यान रखना, फिर वही बात है कि ये बात दे नहीं है, अगर राज्य व्यवस्था कर सकेगा तभी करेगा। 43 में क्या कह रहा है? सभी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन। ठीक है, वेतन कितना मिलेगा? कम से कम जो उनका जो निर्वाह हो जाए, उसमें सम्मानित जीवन जो स्तर, उनका किसी प्रकार का शोषण नहीं किया जाएगा, और सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित जो रखना, उनके लिए समाज में स्थान जो ऐसा नहीं है कि उनको बिल्कुल बहिष्कृत कर दिया जाए, सांस्कृतिक भी अवसर जो उनके साथ होने चाहिए। तो ये आर्टिकल 43 में कहा गया है। 43 का में क्या कहते हैं? उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। जो भी उद्योगों का प्रबंधन है वहाँ पे श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। ये 43 का की बात कह रहा है। 47 में क्या कह रहा है? पोषण स्तर। ठीक है, जो लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, पोषण स्तर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं गांधीवादी सिद्धांत।
तो ये गांधी जी की विचारधारा पे आधारित हैं। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन करना, ये किया भी गया बाद में। उन्होंने सुशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करना, ठीक है। तो आर्टिकल 40 बहुत बार पूछा गया है। आर्टिकल 43 ये गांधीवादी सिद्धांत है सब। ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, बहुत बार पूछा गया है। कुटीर उद्योग कहाँ है, तो आर्टिकल 43 में है। सहकारी और कुटीर उद्योग मतलब छोटे छोटे उद्योग, सहकारी मतलब कई लोग मिलकर, या सरकार की भी भागीदारी होती है, सरकार आपको लोन देगा और आप काम करिए, ठीक है। 43 खा में सहकारी समितियों की बात कही गई, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना। सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है सहकारी समितियां किस में है, तो 43 खा में है। फिर 46 गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कह रहा हूँ मैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक, यहाँ पे क्या लिखा है, शैक्षिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक न्याय और शोषण से बचाना। 46 में क्या कहा गया है कि एससी और एसटी और अन्य कमजोर यानी कि ओबीसी को शैक्षिक और आर्थिक हितों के लिए अच्छे माहौल देना, अवसर देना और जो उनको आगे बढ़ाना। 47 की बात कर लें तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीले पेय पदार्थ और दवाओं के सेवन पर रोक लगाना, ठीक, ये 47 में है। आगे बात करते हैं 48 में, तो गाय, बछड़े और अन्य दुधारू तथा माल ढोने वाले मवेशियों की हत्या पर रोक लगाना और उनकी नस्लों में सुधार करना। तो ये है उनकी नस्लों में सुधार करना। अब देखिए ये इस टाइम बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये है क्या, डीपीएसपी है ना, तो राज्य बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं कर रहा है। अगर ये जो गायें इस टाइम घूम रही हैं ना, अगर इनकी नस्लों में सुधार कर दिया जाए तो ये सब गायें सब, अभी क्या है, व्यक्ति लालच के वजह से दूध कम है ना, इनको कहते हैं टू कपटी, इंडिया में इनका नाम ही है टू कपटी, दूध कम देती हैं ये, तो लोग इनको पालते नहीं, इनको छोड़ते हैं। अगर इनमें जो इनकी नस्लों में सुधार हो जाए, ठीक है, ब्रीडिंग करवाई जाए, तो ये सब गायें लोग पालने लगेंगे और ये समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। लेकिन राज्य को इसमें जो, ठीक है, इच्छा शक्ति दिखानी होगी, बड़े पैमाने पे काम करना होगा। खैर आगे बढ़ते हैं, आप देख लेते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत। ये सिद्धांत उदारवादी विचारधारा को पर जो आधारित हैं। देखिए 44 में क्या है, संपूर्ण देश में सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना। अब ये देखिए ये क्या डीपीएसपी है, तभी अभी तक लागू नहीं हुआ है। यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि संपूर्ण देश में समान नागरिक संहिता का मतलब ये है किसी भी व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी धर्म, समुदाय और संप्रदाय से आता हो, उसके लिए एक कानून बनाना, ठीक, ये है समान नागरिक संहिता, ठीक। गोवा में ये सबसे पहले लागू हो चुकी है, ठीक है। तो ये राज्य जो का डीपीएसपी है, तो इस पर भी काम चल रहा है। 45 में क्या है, 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करना, ठीक है, इस पर भी काम किया गया है। तो 45 में क्या है, ध्यान रखना, 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक, यानी कि 6 वर्ष तक है, कभी कभी 6 से 14 आता है, तो ध्यान रखना 45 वो नहीं है, ठीक है। आगे 48 यानी कि 48, कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक एवं वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना। कृषि एवं पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर व्यवस्थित करना, इस पे भी इच्छा शक्ति की कमी है प्रशासन की, अभी ये इस पे काम ठीक ठाक से नहीं हो पा रहा है। फिर 48 का कह रहा है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्यजीवों की सुधार करना, ठीक है। तो ये हो गया 48। अब बात करते हैं 49 की, कलात्मक और ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं की रक्षा करना, ठीक है, जिन्हें राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया। ये बहुत मोस्ट है, क्योंकि ये कभी कभी मूल कर्तव्य से हम इसे कंफ्यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन आता है मूल अधिकारों में है, मूल कर्तव्यों में है, और निर्देशक तत्वों में है, किन में है, तो ये ध्यान रखना, ये यहाँ पे है 49 में, ठीक है। 50 की बात करें, राज्य की सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, बहुत मोस्ट है, ये हो भी रहा है लगभग, ठीक है। फिर 51 में देखते हैं क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि दायित्वों के सम्मान को बढ़ावा देना और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों को प्रोत्साहित करना। यानी कि क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी देश काम करेगा। ये नहीं है कि बस खुद में ही डूबे रहें, और राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध भी बनाएगा। तो ये हो गए आर्टिकल सारे। अब हम थोड़ा देखते हैं कि संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, जिसे मिनी संविधान की भी संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो इसके तहत जो नए निर्देशक कौन से जोड़े गए, तो भाग 4 में कुछ बदलाव प्रस्तुत किए गए। देखिए बहुत मोस्ट है ये, अनुच्छेद 39, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना। 39 नहीं जोड़ा गया, 39 में ये जोड़ा गया, ठीक, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर सुरक्षित करना।
39 का जोड़ा गया कहीं किसमें, 42वें संविधान संशोधन में, समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करना, ये 39 का 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। फिर 43 का भी इसी में जोड़ा गया, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। फिर 48 का भी जोड़ा गया इसी में, पर्यावरण की रक्षा सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। ठीक, तो ये जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ध्यान रखना, जिसे मिनी संविधान कहा जाता है। फिर ये इंदिरा गांधी के टाइम पे आया था। फिर 44वां ये मोरारजी देसाई के टाइम पे आया था 1978 में। इसमें क्या क्या जोड़ा गया देखिए, इससे धारा 2 को अनुच्छेद 38 में शामिल किया, जिसके तहत राज्य को आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में समानताओं को कम करने की, सॉरी फिर से बोल देता हूँ मैं, अवसरों में असमानताओं, यही गलतियाँ पेपर में होती हैं, असमानताओं को कम करने की आवश्यकता है। ठीक, या हम दूसरी तरीके से कह लें, आय, स्थिति, सुविधाओं में जो अवसर हैं उसमें समानता लाने की आवश्यकता है। ठीक है। फिर 86वां संविधान संशोधन 2002 में, इसमें क्या जोड़ा गया, आर्टिकल 45 के तहत विषय वस्तु को बदल दिया। क्या कहा, प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये बहुत मोस्ट है, ध्यान रखना। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा को अनुच्छेद 21 का के तहत एक मौलिक अधिकार बना दिया। संशोधित निर्देश के अनुसार राज्य को 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक सभी बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। देखिए क्या था, वो डीपीएसपी था, वहाँ राज्य बाध्य नहीं थी। और दूसरी चीज़ क्या था, न्यायालय में कोई जा नहीं सकता था, ये कड़ाई से लागू हो, इसलिए इसे क्या बना दिया गया, मूल अधिकार बना दिया गया। आगे देखते हैं 97वां संविधान संशोधन 2011, इसमें क्या जोड़ा गया, 43 खा, ये भी बहुत मोस्ट है, कई बार पूछा गया है। सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया। इसमें राज्य से सहकारी समितियों से स्वैच्छिक गठन, स्वायत्तता मतलब खुद फैसले ले, खुद कामकाज करे, कामकाज, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। तो ये 43 खा कब जोड़ा गया, यानी कि सहकारी समितियां कब जोड़ी गई, 2011 में 97 जो अमेंडमेंट। ठीक है, अब देखते हैं भाग 4 के बाहर जो निर्देश हैं और डीपीएसपी से कुछ भी संबंधित हैं। तो आर्टिकल 335, संघ या राज्य के मामलों के संबंध में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियां करते समय प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए SC/ST के सदस्यों के दावे को ध्यान में रखा जाए, मतलब इन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। ठीक है, जो ये अप्लाई करते हैं इनको सही से आरक्षण मिले और इनकी अनदेखी, सीधी सी बात है, इनकी अनदेखी ना की जाए। ठीक है, ये आर्टिकल 335 कहता है और ये सेम बात डीपीएसपी भी कहता है, इसलिए इसमें एक समानता दिखती है। फिर आर्टिकल 350A, इसमें क्या है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण का यह प्रयास होगा कि वह भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करे। बहुत ही मोस्ट है, यहाँ कई बार पूछा गया है ये, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करे। ये डीपीएसपी, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन अगर क्या बोलते हैं कि जो स्थितियां हैं, संसाधन हैं, तो ऐसा किया जाए। ये 350A में कहा गया है। सेम बात डीपीएसपी में भी जो होती है, इसलिए यहाँ पे समानता है, ध्यान रखना, बहुत मोस्ट है ये। फिर 351 में क्या है, हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देना और इसे विकसित करना संघ का कर्तव्य होगा, ताकि यह भारत की समग्र संस्कृति के सभी तत्वों के लिए अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम कर सके। ठीक है, तो ये नीति निषेध तत्व थे। अब आप एक बार इसको पढ़ना और हम थोड़ा सा डिटेल में बताए हैं। आप अगर कोशिश करना तो करना क्या, जैसे कि लिखना 39 का है ना, 40, 41 ऐसे लिख के इनके सामने बहुत ही छोटे यानी कि की नोट्स बना लेना, ये पेपर के टाइम आपको काम आएंगे। दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ा ठीक लग रहा हो तो आप हमको थोड़ा हौसला दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।